नमस्कार। आज हम दिल्ली में हुई एक बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाली घटना की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। जी। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ, उसने ना सिर्फ राजधानी को दहलाया बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई, आप कह सकते हैं, तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। हमारे सामने इस घटना से जुड़ी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट हैं, उनके कुछ मुख्य बिंदु हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, इसके पीछे कौन हो सकता है और इस पूरी घटना के मायने क्या हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों के बीच जो कनेक्शंस हैं उनको समझना है, जांच किस दिशा में जा रही है उसे देखना है, और ये भी कि इस एक घटना से हमारे सुरक्षा तंत्र पर, आम जनजीवन पर और आगे की चुनौतियों पर क्या असर पड़ता है, क्या संकेत मिलते हैं। हाँ, मतलब जो भी जानकारी हमारे सामने है उसमें से सबसे जरूरी क्या है वो निकालने की कोशिश करेंगे। जी, एक तरह से वही। तो चलिए शुरू करते हैं उस शाम से। 10 नवंबर 2025 शाम का वक्त था। रिपोर्ट कहती है लगभग 6:52। जी। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, पास में ट्रैफिक सिग्नल। और तभी एक जबरदस्त विस्फोट। एक सफेद हुंडई i20 कार वो धमाके का केंद्र बनी। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, इसने तुरंत कई जानें ले लीं, बहुत से लोग घायल हुए। शहर समझिए एकदम से हाई अलर्ट पर चला गया। जी, आंकड़ों की बात करें तो शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से कम 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ओह, और सरकार ने इसे बिना किसी शक के एक आतंकवादी घटना ही माना है, साफ तौर पे। हाँ, मतलब ये कोई एक्सीडेंट या सिलेंडर ब्लास्ट जैसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक सुनियोजित हमला लग रहा है। और धमाके की प्रकृति के बारे में क्या पता चला, मतलब कार में ऐसा क्या था? देखिए, जांच का जो मुख्य फोकस है वो कार में रखे गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी पर है। आईईडी, अच्छा। जी, ये वो विस्फोटक होते हैं जिन्हें गुप्त तरीके से तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है और शायद जांच की दिशा भी तय कर रही है, वो ये है कि इस आईडी में इस्तेमाल हुए विस्फोटक की जो बनावट है, जो तत्व है, वो हाल ही में हुई कुछ दूसरी छापेमारी में मिले विस्फोटकों से काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अहम जानकारी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये धमाका किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं लगता, शायद किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जो पहले से एजेंसियों के रडार पर था। बिल्कुल, ये समानता एक बहुत मजबूत कड़ी है। ये इशारा करता है कि शायद वही समूह या मॉड्यूल इसके पीछे है जिसके खिलाफ पहले कार्रवाई चल रही थी। और इसी आधार पर आप देखिए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यूएपी लगते ही मामला गंभीर हो जाता है। जी हाँ, यूएपीए का लगना ही ये दिखाता है कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत गंभीर आतंकवादी कृत्य माना जा रहा है। चलिए अब उस व्यक्ति पर आते हैं जिसका नाम मुख्य संदिग्ध के तौर पर सामने आ रहा है। रिपोर्ट में डॉक्टर उमर मोहम्मद का जिक्र है। ये कौन है? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो फरीदाबाद या अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है, ये इस मामले का मुख्य संदिग्ध है। उमर मोहम्मद। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो पेशे से एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर? जी, और आरोप यह है कि उसी ने यह आत्मघाती हमला किया, मतलब वो खुद उस कार में मौजूद था जिसमें विस्फोट हुआ। एक डॉक्टर का आत्मघाती हमलावर बनना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पर क्या वो अकेला था इस सब में, या कोई ग्रुप है पीछे? जांच तो यही इशारा कर रही है कि वो अकेला नहीं था। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कईयों से पूछताछ चल रही है। अच्छा। इनमें जम्मू कश्मीर के भी कुछ लोग शामिल हैं जिनका कनेक्शन उस हुंडे i20 कार के इंतजाम से और पूरे आतंकी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये किसी स्लीपर सेल या एक मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। और इस नेटवर्क के तार कहां तक जुड़ने की आशंका है? किसी जाने माने आतंकी संगठन का नाम सामने आया है क्या? हाँ, शुरुआती जांच में इसके तार जैश-ए-मोहम्मद यानी जेईएम से जुड़े होने का शक जताया गया है। जैश-ए-मोहम्मद? जी, जेईएम एक प्रतिबंधित और काफी कुख्यात आतंकवादी संगठन है। भारत में पहले भी कई हमलों में शामिल रहा है। अगर ये लिंक पक्का हो जाता है तो ये घटना की गंभीरता और इसके अंतर्राष्ट्रीय आयामों को और बढ़ा देगा। बिल्कुल। अब आते हैं मकसद पर। अक्सर ऐसे हमलों के पीछे कोई बड़ी योजना होती है, कोई संदेश देने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ जांच रिपोर्ट एक थोड़ी अलग और दिलचस्प थियरी दे रही है कि ये हमला शायद
घबराहट में उठाया गया कदम था। हाँ, ये पहलू काफी अहम है और इस पर बात करनी जरूरी है। जांचकर्ताओं का एक आंकलन ये है कि ये हमला शायद तय समय से पहले कर दिया गया, एक तरह की पैनिक रिएक्शन में। पैनिक रिएक्शन मतलब? ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि धमाके से कुछ ही समय पहले सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और भारी मात्रा में करीब 2900 केजी विस्फोटक जब्त किया था। ओह हाँ, वो खबर आई थी 2900 किलो, बहुत बड़ी मात्रा है ये तो। जी, तो थियरी ये है कि जब नेटवर्क पर शिकंजा कसा, उनके संसाधन छीने गए, तो शायद पकड़े जाने के डर से या बौखलाहट में जो भी उनके पास बचा था, उसी से उन्होंने ये हमला कर दिया। ये एक अलग एंगल है। मतलब ये थ्योरी कहती है कि सुरक्षा बलों का दबाव काम कर रहा था, वो नेटवर्क को तोड़ रहे थे। हाँ, एक पहलू ये है। लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू ये है कि इतने दबाव के बाद भी, या शायद उसी दबाव की वजह से, हाँ, वो इतना बड़ा नुकसान करने में कामयाब हो गए। सही कहा। ये उनकी हताशा और उनकी क्षमता दोनों को दिखाता है कि वो हालात बिगड़ने पर भी हमला करने में सक्षम थे। खैर, ये जांच का एक अहम बिंदु रहेगा। चलिए अब बात करते हैं घटना के तुरंत बाद की प्रतिक्रिया की। दिल्ली जैसे शहर में ऐसे धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था का क्या आलम रहा होगा? जाहिर है अभूतपूर्व रहा होगा। पूरी दिल्ली को समझिए तत्काल हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर डाल दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। हर जगह नाकेबंदी, गाड़ियों की तलाशी। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर भीड़-भाड़ वाले इलाके जैसे बाजार, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहां निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई। शहर एक तरह से किले जैसा लग रहा था। रिपोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर का भी खास तौर पर जिक्र है। वहां क्या विशेष इंतजाम किए गए थे? हाँ, शिक्षण संस्थानों को भी गंभीरता से लिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर जांच बहुत कड़ी कर दी गई। जिनके पास वैलिड आईडी कार्ड नहीं थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड करने और उनकी संख्या बढ़ाने पर भी काम शुरू हुआ। और कैंपस में पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई। छात्रों और स्टाफ में भी जाहिर है चिंता का माहौल था। और आम यात्रियों के लिए, जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, क्या सलाह थी उनके लिए? सभी बड़े ट्रांसपोर्ट हब्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यात्रियों को यही सलाह दी जा रही थी कि वो अपनी यात्रा के लिए सामान्य से ज्यादा समय लेकर निकलें, क्योंकि सुरक्षा जांच में काफी वक्त लग रहा था। हाँ, वो तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में। जी, हर किसी पर शक, हर सामान की जांच। बिल्कुल। सरकारी स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई? निंदा प्रस्ताव वगैरह तो हुए होंगे। जमीनी स्तर पर क्या कदम दिखे? राजनीतिक स्तर पर तो सरकार ने एकजुट होकर इस हमले की कड़ी निंदा की। एक औपचारिक प्रस्ताव भी पास किया गया। लेकिन जमीनी स्तर पर सबसे बड़ा कदम था दिल्ली के जो मुख्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जैसे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, बदरपुर। हाँ, ये सारे बॉर्डर। जी, इन सब पर सुरक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती कर दी गई। शहर को एक तरह से सील करने जैसी स्थिति थी। कई उपाय सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित थे या आसपास के राज्यों में भी कुछ अलर्ट था? नहीं, इसका असर दिल्ली के बाहर भी महसूस किया गया। रिपोर्ट बताती है कि पड़ोसी राज्यों को भी सतर्क किया गया था और एक खास ध्यान सोशल मीडिया पर निगरानी रखने पर दिया गया। सोशल मीडिया पर क्यों? ताकि किसी भी तरह की नफरत फैलाने वाली सामग्री या आतंकी प्रोपेगेंडा को फैलने से रोका जा सके। अफवाहों का बाजार गर्म न हो, इस पर भी नजर रखी गई। ये भी एक जरूरी कदम होता है ऐसी स्थितियों में। बिल्कुल। अब आते हैं जांच प्रक्रिया पर। इतनी बड़ी घटना है तो इसकी जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? इसकी मुख्य जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA है। NIA? अच्छा जी। NIA को खास तौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच का अनुभव और विशेषज्ञता हासिल है। जाहिर है उन्हें दिल्ली पुलिस और दूसरी खुफिया एजेंसियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। और अभी फोकस किस पर है जांच का? फिलहाल सारा जोर फोरेंसिक सबूत जुटाने पर है, डिजिटल ट्रेल्स खंगालने पर है और खुफिया जानकारी इकट्ठा करके उस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने पर है। इस पूरी घटना का आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? रिपोर्ट में कुछ है इस बारे में? हाँ, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। लोगों में डर और चिंता का माहौल वो साफ महसूस किया गया। धमाके के बाद कई दिनों तक लोगों ने स्वाभाविक रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे बाजारों या मॉल्स में जाने से परहेज किया। दिल्ली की जो व्यस्त इलाके हैं, वहां भी ट्रैफिक सामान्य से काफी कम देखा गया। एक अनिश्चितता का माहौल बन गया था। और सबसे दुखद पहलू, पीड़ित परिवार। उनकी क्या स्थिति है? उनकी क्या मांगे हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और वे जाहिर तौर पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही वे सरकार से जल्द मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं ताकि वे इस मुश्किल घड़ी में अपना जीवन फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर सकें। हाँ, ये बहुत मानवीय और जरूरी मांग है। बिल्कुल। इस माहौल का असर शहर के कल्चरल लाइफ पर भी पड़ा होगा? कोई इवेंट्स वगैरह रद्द हुए? हाँ, बिल्कुल। मृतकों के सम्मान में और एक एहतियाती कदम के तौर पर भी शहर में होने वाले कई सार्वजनिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम या तो रद्द कर दिए गए या फिर आगे के लिए टाल दिए गए। शहर का मूड आप कह सकते हैं गमगीन और सतर्कता भरा था। अब भविष्य की ओर देखते हैं। इस जांच और इस घटना के बाद किन मुख्य बातों पर नजर रखनी होगी? कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं? कई अहम सवाल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि ये जो संदिग्ध नेटवर्क है, ये असल में कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। डॉक्टर उमर मोहम्मद के अलावा इसमें और कौन-कौन शामिल है, उनकी पूरी पहचान, उनका क्या रोल था और सबसे जरूरी, इन्हें फंडिंग कहाँ से मिल रही थी, पैसा कहाँ से आ रहा था। हाँ, ये फंडिंग वाला एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। जी, क्या ये एक लोकल मॉड्यूल था या इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं? इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होना भी बाकी है। और दूसरा बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा व्यवस्था का ही है। हाँ। क्या इस घटना के बाद दिल्ली के जो प्रमुख सार्वजनिक स्थान हैं, मेट्रो स्टेशन, बाजार, अहम इमारतें, क्या इनकी सुरक्षा का नए सिरे से ऑडिट होगा? क्या हमें सुरक्षा प्रक्रियाओं में कुछ स्थायी सिस्टमैटिक बदलाव देखने को मिलेंगे? ये एक जरूरी कदम होगा। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद सुरक्षा तो बढ़ाई जाती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया होगी या इससे सबक लेकर सुरक्षा के ढांचे में बुनियादी सुधार किए जाएंगे? ये देखना होगा। इसमें शायद टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल। हाँ, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, खुफिया जानकारी का ज्यादा प्रभावी विश्लेषण और जो अलग अलग एजेंसियां हैं उनके बीच बेहतर तालमेल, ये सब शामिल हो सकता है। और इंटेलिजेंस का रोल, क्या ये घटना हमारी खुफिया एजेंसियों के काम करने के तरीके को, खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे संवेदनशील इलाके में आतंकी निगरानी से जुड़ी नीतियों को प्रभावित करेगी? निश्चित रूप से इस पर मंथन होगा। ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या कोई इंटेलिजेंस फेलियर था या इंटेलिजेंस थी लेकिन उस पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं हो पाई, या फिर ये हमला इतना अचानक हुआ कि रोकना मुश्किल था। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है भविष्य में इंटेलिजेंस गैदरिंग, उसके विश्लेषण और उस पर आधारित जो ऑपरेशनल रणनीतियां हैं उनमें बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। एक और पहलू है जनता के साथ संवाद का। ऐसी घटनाओं के बाद अफवाहें तेजी से फैलती हैं। अधिकारी जानकारी को कैसे मैनेज करते हैं और नागरिकों में विश्वास कैसे बहाल करते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बेहद महत्वपूर्ण है। सही समय पर पारदर्शी तरीके से जानकारी देना और लोगों को आश्वस्त करना, ये सरकार और जांच एजेंसियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, क्योंकि गलत सूचना या अफवाहें तो डर और विश्वास को और बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल, इसलिए एक प्रभावी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। और अंत में वो संवेदनशील संतुलन जिसकी बात शायद शुरू में भी हुई थी, नागरिक स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। रिपोर्ट में यूएपीए के इस्तेमाल का जिक्र है। जब जांच एजेंसियों को आतंकवाद से लड़ने के लिए ज्यादा शक्तियां मिलती हैं, तो वो निगरानी और संतुलन, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सवाल हमेशा उठता है। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। देखिए, सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कानून का दुरुपयोग ना हो और निर्दोष लोगों को परेशानी ना हो। सही बात। यूएपीए जैसे कानूनों के तहत जो जांच होती है उसमें पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये देखना होगा कि इस मामले में ये संतुलन कैसे साधा जाता है। इसे निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है क्योंकि ये बहस तो हर समाज में चलती ही रहती है। तो संक्षेप में कहें तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ यह धमाका एक अकेली घटना नहीं है। ये हमें एक संदिग्ध आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी, उसके शायद खतरनाक इरादों और हमारे सुरक्षा तंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उनकी ओर इशारा करता है। जी, हमने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें कई जानें गईं। मुख्य संदिग्ध एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, जिसके तार प्रतिबंधित संगठन जेएम से जुड़े होने का शक है। एक थियरी ये भी है कि यह हमला हालिया छापेमारी से उपजी घबराहट का नतीजा था। इसके जवाब में दिल्ली और आसपास सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से कड़ी की गई है और देश की शीर्ष जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की तह तक जाने में जुटी है। बिल्कुल।
इसके कई पहलू हैं जिन पर आने वाले दिनों और हफ्तों में लगातार नजर रखनी होगी, जैसे नेटवर्क का पूरा खुलासा होना, सुरक्षा उपायों की समीक्षा और उनमें संभावित सुधार, खुफिया तंत्र की प्रभावशीलता का आंकलन और जनता के भरोसे को बनाए रखने की चुनौती। ये सब अहम रहेगा। इस पूरी बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सवाल हमारी आज की चर्चा और उन रिपोर्टों पर ही आधारित है, लेकिन शायद हमें एक कदम आगे सोचने पर मजबूर करता है जी। कि दिल्ली जैसा विशाल और जटिल शहर, जहां इतनी भीड़ है, इतनी भागदौड़ है, यहां लगातार बढ़ती सुरक्षा जरूरतों और लाखों लोगों की जो सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी है, इसके बीच एक टिकाऊ और व्यवहारिक संतुलन आखिर कैसे स्थापित किया जा सकता है लंबे समय के लिए। ये बहुत जरूरी सवाल है। या फिर एक और दृष्टिकोण से सोचें, आज के समय में जब हमारे पास आधुनिक तकनीक है, व्यापक खुफिया तंत्र है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं को पूरी